नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएल टीजी2 की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये जो क्वेश्चन हैं ये कंप्लीट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी आप सब वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो भी स्टूडेंट चैनल पे पहली बार होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। उसी न्यूमेरिकल सीरीज का ये पार्ट नंबर 28 है। तो चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन को हम देखते हैं और ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी लंबाई के एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है, समान पदार्थ और समान अनुप्रस्थ काट के लिए 3 गुना लंबाई की जाती है, तो फिर उस रजिस्टेंस का मान क्या होगा। पहले जो किया है कि रजिस्टेंस R इक्वल टू 4 ओम का है। अब अगले टर्म में ये कह रहा है कि अब इसकी लंबाई को वो 3 गुना कर दे रहा है। तो आप सब ने भी फार्मूला पढ़ा होगा R इक्वल टू रो L अपन A, जिसमें रिलेशन पूछा है उसी को आप लेंगे, बाकी को कांस्टेंट मान लेंगे। तो रजिस्टिविटी और क्षेत्रफल कांस्टेंट मान लिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में रेजिस्टेंस और लंबाई के बीच क्वेश्चन बनाया है। तो देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है लंबाई के टर्म में समानुपात के रेशियो में है, यानी कह सकते हैं R समानुपाती L, यानी जो उसकी लंबाई में परिवर्तन होगा जैसा वैसा ही उसके रेजिस्टेंस में भी परिवर्तन होगा। तो क्वेश्चन में क्या किया कि लंबाई को 3 गुना कर दिया। तो जब इस लंबाई को आप 3 गुना करेंगे तो फिर इसके समानुपात में ही तो रेजिस्टेंस है, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। यानी अब रेजिस्टेंस कितना हुआ, 3 गुना हो गया। पहले रेजिस्टेंस का मान कितना था, 4 ओम था। अब रेजिस्टेंस का मान क्या हुआ, 3R हो गया। तो इस R का 3 गुना करेंगे, 3R हो रहा है ना, तो यहाँ पे 4 इंटू 3 से गुणा करेंगे, 4 तिहाई 12, यानी अब उसका रेजिस्टेंस न्यू रेजिस्टेंस 12 ओम हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, यदि सप्लाई वोल्टेज V इक्वल टू 10 वोल्ट आता है और प्रेरकीय कुंडली के एक्रॉस वोल्टेज यानी एक्सल का मान 8 वोल्ट है, तो वोल्ट मीटर द्वारा पढ़ी गई VR वोल्टेज का मान बताइए। यानी रजिस्टर के एक्रॉस वोल्टेज का मान पूछा गया है। तो सीरीज सर्किट में आप सब ने पढ़ा होगा कि टोटल अगर वोल्टेज की बात किया जाए तो अप्लाइड वोल्टेज, जिसे हम सोर्स वोल्टेज या टर्मिनल वोल्टेज भी कहते हैं, तो यहाँ पे सोर्स वोल्टेज ही कहेंगे। सोर्स वोल्टेज इक्वल टू वोल्टेज रेजिस्टेंस के एक्रॉस वोल्टेज VR प्लस इंडक्टर के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VL। तब इसको सीरीज सर्किट के अकॉर्डिंग जब हम हल करते हैं तो सोर्स वोल्टेज का स्क्वायर इक्वल टू रेजिस्टेंस के एक्रॉस वोल्टेज का स्क्वायर और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज का स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए सोर्स वोल्टेज का जो मान दिया है वो 10 वोल्ट दिया है, यही सोर्स वोल्टेज है, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू VR स्क्वायर कैलकुलेट करना है, इसका मान निकालना है। देखिए यहाँ पे VR का मान क्या होगा, प्लस प्रेरकीय कुंडली इंडक्टिव रिएक्टेंस के एक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो कितना है, तो वो 8 वोल्ट है। यानी VL का मान इंडक्टर के एक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जो है वो 8 वोल्ट है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ से देखिए, अब इस 8 को हम इधर लेके आएंगे तो पहले से ये 10 स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। जब इसको इधर लेके आएंगे बराबर से इस साइड, तो -64 हो जाएगा इक्वल टू VR स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो VR इक्वल टू, अब स्क्वायर ये VR स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में जाएगा, यानी अंडर रूट
100 में से 64 करेंगे माइनस तो आएगा 36, और 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, वी आर इक्वल टू 6 वोल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करेंगे आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इसका सर्किट डायग्राम देखेंगे तो सर्किट डायग्राम भी आप सब देख लीजिए, सर्किट ऐसा इसका कैसा हो सकता है। ये रजिस्टर हो गया और ये इंडक्टर हो गया। यहाँ से हम सोर्स वोल्टेज दे दिए एसी, यही वोल्टेज सोर्स वोल्टेज, जिसे वीएस या वी से भी डिनोट करते हैं। ये रजिस्टर के एक्रॉस वोल्टेज हमें वीआर का मान ज्ञात करना था और इंडक्टर के एक्रॉस वोल्टेज हमें वीएल का मान दिया था 8 और अप्लाइड वोल्टेज का भी मान दिया था 10। अब यहीं से वीआर निकालेंगे तो फार्मूला हमने वहाँ पे बताया। उम्मीद करेंगे कंप्लीट आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 3rd नंबर की, प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान 15 मिली एम्पियर है तो इसका औसत मान क्या होगा। इस प्रश्न को करने के बहुत से तरीके हैं, हम इसमें बहुत शॉर्ट्स इसका तरीका बताएंगे। तो पहले आप फॉर्म फैक्टर का फार्मूला देख लीजिए। फॉर्म फैक्टर इक्वल टू क्या होता है, आरएमएस अपन एवरेज। क्लियर। अब यहाँ पे हम कह देते हैं कि करंट के टर्म में ये है तो करंट का आरएमएस मान और यहाँ पे वोल्टेज का आरएमएस मान। क्लियर। अब देखिए फॉर्म फैक्टर एसी सर्किट मतलब साइन वेव के लिए क्या होता है, 1.11 होता है, इक्वल टू आई आरएमएस क्या है तो दिया गया है। देखिए करंट का आरएमएस मान 15 मिली एम्पियर अपान एवरेज मान, करंट का एवरेज मान हमें कैलकुलेट करना है। अब ये एवरेज मान कैलकुलेट करना है तो इसको यहाँ रख देंगे और इसको उठा के यहाँ कर देंगे। तो अगले स्टेप में हम आई एवरेज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो 15 मिली एम्पियर अपान 1.11 हो जाएगा। जब 15 में 1.1 से आप भाग देंगे ना तो 13.5 आएगा। चूँकि यह जो आरएमएस वैल्यू है वो किस में है, तो मिली एम्पियर में है, तो ये मिली एम्पियर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर होगा 13.5 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है प्यारे साथियों, इसको ध्यान से देखिएगा, इस पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ये कह रहा है कि किसी सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राथमिक और द्वितीयक में प्रेरित वोल्टेज का मान क्या होगा। मतलब प्राइमरी में जो वोल्टेज बिल्डअप होता है, सेकेंडरी में जो वोल्टेज बिल्डअप होता है, प्राइमरी में E1 और सेकेंडरी में E2, वो कैसे होंगे, क्वेश्चन ये पूछा है। आप सबको पता होगा कि ऑटो ट्रांसफार्मर जिसे सिंगल वाइंडिंग के द्वारा डिज़ाइन किया जाता है वो किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वह सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करता है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर जो होते हैं वो म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम हम दिखा रहे हैं आपको, इसको ध्यान से आप सब समझिएगा। देखिए यहाँ पे मेन फ्लक्स फाई हो जाता है। क्लियर। यहाँ पे V1 प्राइमरी का वोल्टेज V1 है, यहाँ पे सेकेंडरी का वोल्टेज V2 हो जाएगा और इसी पर प्राइमरी में इंड्यूस्ड EMF जिसे इंड्यूस्ड वोल्टेज कहते हैं तो ये E1 हो जाएगा और इसी पर मतलब सेकेंडरी में जो वोल्टेज बिल्डअप हुआ E2 वह भी इसी पर E2 हो जाएगा। क्लियर। अब आप देख रहे होंगे कि ये मेन फ्लक्स जो है इससे प्राइमरी का जो वोल्टेज है, सप्लाई वोल्टेज, वो 90 डिग्री लीड कर रहा है। यहाँ से जब देखेंगे तो यहाँ पे फ्लक्स और इन सब राशियों के बीच मतलब सेकेंडरी के बीच सब वोल्टेज और सेकेंडरी और प्राइमरी के बीच उत्पन्न वोल्टेज E1 E2 के बीच 90 डिग्री का एंगल बना। अब क्वेश्चन इस पर कैसे कैसे आ सकता है वो देखिए। सप्लाई वोल्टेज V1 और मेन फ्लक्स के बीच एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसके बाद
मेन फ्लक्स और V2 के बीच कितना एंगल होगा, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज के बीच 90 डिग्री स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसके बाद V1 और V2 के बीच कितना एंगल होगा, तो देखिए ये सीधी लाइन मिल रही है तो 180 डिग्री होगा। इसके बाद प्राइमरी में इंड्यूस्ड वोल्टेज E1 और सेकेंडरी में इंड्यूस्ड वोल्टेज E2 के बीच क्या होगा एंगल, तो 0 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे आ रहा है, यानी इन फेज हो जाएंगे। तो यहाँ पे पूछा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी में प्रेरित वोल्टेज यानी E1 E2 की बात किया है, तो ये दोनों स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं किसमें है, 0 फेज में है, यानी फेज में है, आपस में कला में है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बदल बदल करके, इसको आप सब जरूर ध्यान से देखिएगा। और इसके बाद भी प्रश्न पूछता है कि जो प्राइमरी में बिल्डअप वोल्टेज है E1 ये किसके वजह से आता है, तो सेल्फ इंडक्शन के कारण आता है। और सेकेंडरी में जो वोल्टेज बिल्डअप E2 होता है वो किसके कारण आता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण आता है। तो इसको भी आप सब जरूर याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर की 3 फेज ऊर्जा मीटर में ±1.25% त्रुटि है। एक महीने के लिए इस मीटर द्वारा ऊर्जा खपत 1600 यूनिट है। निर्धारित करें कि मीटर में वास्तविक खपत कितनी यूनिट होगी। तो टोटल यूनिट्स कितना है, 1600 यूनिट है। अब इसी पर वह एरर जो पा रहा है वह 1.25% का पा रहा है, यानी 1.25% 1600 यूनिट का हम निकाल देंगे 1.25। अब यहाँ परसेंट है तो इस परसेंट को हटाएंगे तो नीचे 100 कर देंगे। अब देखिए ये पॉइंट हटाएंगे ना, ये वाला पॉइंट, तो ऊपर में कितने अंक के बाद था, 2 अंक के बाद, तो नीचे 2 जीरो बढ़ा देंगे। क्लियर। अब यहाँ से देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो मारा जाएगा। अब इसमें कैंसिल आउट कीजिए तो 25 5 125, अब 25 चौका 100, 4 से 4 चौका 16 और 5 इंटू 4 4 5 20, ये कितना आ गया, 20 यूनिट आया। 20 यूनिट बोले तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यह क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि मैक्सिमम यूनिट कितनी हो सकती है इस एरर पर, तो मैक्सिमम जब कहेगा तो उसको जोड़ते हैं और मिनिमम कितना प्राप्त हो सकता है तो वो घटाएंगे। तो वो मान कौन सा घटाएंगे, यही 20 घटाएंगे। तो अगर मैक्सिमम यूनिट खपत पूछा गया रहता तो कितना हो जाता, 1600 तो है ये है, अब यहाँ पे 20 और हो जाएगा, 1620 हो जाएगा मैक्सिमम यूनिट्स। लेकिन अगर मिनिमम इस एरर पर कितना प्राप्त होगा तो कितना होगा, अब 16 में से 20 घटा दीजिए तो 1580 हो जाएगा। ये मिनिमम इस एरर पर यूनिट्स प्राप्त होगी, इस एरर पर मैक्सिमम यूनिट इतनी प्राप्त होगी, और इस एरर पर कितनी एरर आएगी, कितनी यूनिट्स का, तो वो 20 यूनिट का वही पूछा गया था। तो यहाँ फिलहाल हम 20 यूनिट्स करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 6 नंबर की 1 मीटर लंबाई का एक चालक 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर फ्लक्स घनत्व वाले समरूप चुंबकीय क्षेत्र में 50 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से समकोण पर गति करता है, तो इसमें प्रेरित वोल्टेज की गणना कीजिए। देखिए 1 मीटर यानी L का मान दे दिया, सीधे धारावाहिक कंडक्टर यानी कंडक्टर की लंबाई जो है वो 1 मीटर है। B जो है 1.5 मीटर बाई सेकंड स्क्वायर, ये फ्लक्स घनत्व, ये B का मान हो जाएगा, और 50 मीटर बाई सेकंड के वेग से तो ये V का मान हो जाएगा। अब इसके बीच एंगल जो है थीटा वो 90 डिग्री है, तो फिर कितना वोल्टेज प्रेरित होगा, तो EMF यानी प्रेरित वोल्टेज इक्वल टू BLV साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ से B का मान देखिए प्यारे साथियों, यहाँ पे दिया है 1.5 इंटू L का मान जो है वो 1 दिया है, और V का मान ये V है, V का मान जो है 50 मीटर पर सेकंड इंटू साइन 90 डिग्री,
साइन 90 डिग्री। अब देखिए, अब इसमें आप इंटू कीजिए तो 15 पचे 75 और एक 0 और एक अंक के बाद इसमें दशमलव है तो कट जाएगा और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो 75 में आप 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75। हमने क्या निकाला था? ईएमएफ, तो इसका मात्रक वोल्ट हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना हुआ? 75 वोल्ट हुआ। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर कि एक समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल 0.01 mm² और प्रतिरोधकता 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर वाले 100 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पे क्षेत्रफल का मान दिया है 0.1 mm², प्रतिरोधकता यानी रो का मान जो है वो 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर में दिया गया है और इसकी लंबाई जो है वो 100 मीटर दिया गया है। रजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो रजिस्टेंस R इक्वल टू रो L अपान A। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? रजिस्टेंस का ही मान कैलकुलेट करना है। तो पहले रजिस्टिविटी का मान रखते हैं, तो 60 माइक्रो ओम सेंटीमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होगा? 10⁻⁻⁶। चूंकि प्यारे साथियों ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसे हम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में था तो 100 से भाग दिए, मीटर में हो गया, बात बराबर। इनटू लंबाई जो है L का मान देखिए 100 मीटर दिया है तो ये 100 हो जाएगा। अब पूरे का बटा, अब क्या होगा? तो क्षेत्रफल होगा यानी 0.1 mm, यानी यहाँ पे 0.01 mm² है। तभी इस mm² को मीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में कितना मिलीमीटर? 1000 मिलीमीटर, यानी स्क्वायर है तो 2 बार हम 1000 से भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे, यहाँ ये जो है 10⁻³ इसको लिख सकते हैं और इसको भी 10⁻³ लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁶। तो ये जो 6 है ना, ये पूरा ऊपर चला जाएगा, यानी 10⁻⁶ यहाँ हो जाएगा। अब देखिए, ये +6 में है, ये -6 में है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 100 से ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर कितना बचा? 60 बचा। नीचे कितना है? तो ये राशि है 0.01। अब ये कितने अंक के बाद दशमलव है? नीचे में 2 अंक के, 30 को हटाएंगे तो ऊपर 2 0 बढ़ा देंगे, तो आंसर कितना हुआ? 6000। ऑप्शन नंबर बी 6000 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 8 नंबर कि एक एसी परिपथ में ज्यावक्रीय धारा का आरएमएस मान ... कोण के मान पर बराबर होता है। आरएमएस वैल्यू जो होती है वह किस एंगल पे बराबर होती है? तो वह 45 डिग्री पर बराबर होती है। ऑप्शन नंबर ए 45 डिग्री बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, इसमें 9 नंबर में कहा जा रहा है कि प्राथमिक वितरण में ... द्वारा वहन किया जाता है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है इसमें कितने फेज कितने वायर होते हैं? कंप्लीट देखिएगा, इसमें हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन 4 कंडीशंस होते हैं, चारों में आपको समझा दे रहा हूं। प्राइमरी ट्रांसमिशन की बात किया जाए, प्राइमरी ट्रांसमिशन तो इसमें जो होता है 3 फेज 3 वायर होता है। इसके बाद सेकेंडरी ट्रांसमिशन की बात किया जाए तो इसमें भी 3 फेज 3 वायर होता है। इसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 3 फेज 3 वायर होता है और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन को हम फीडर भी बोलते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये 3 फेज 4 वायर का होता है। इसी पर कंज्यूमर का लोड रहता है और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिस्ट्रीब्यूटर भी बोलते हैं। तो यहाँ प्रश्न पूछा है कि प्राथमिक वितरण यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया है तो क्या होंगे
3 फेज 3 वायर होंगे। ऑप्शन नंबर ए 3 फेज 3 वायर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो रहा फेज और वायर के टर्म में। अब यहाँ पे ट्रांसफार्मर स्थापित होते हैं तो वो किस वाइंडिंग में होंगे, तो उसको देख लीजिए। प्राइमरी ट्रांसमिशन जो होता है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वह डेल्टा स्टार होती है। कहने का मतलब है कि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग डेल्टा में और सेकेंडरी स्टार में होती है, और वहीं पे उसको ग्राउंड कर दिया जाता है स्टार को सेफ्टी पर्पस के लिए। दूसरा जो है कि सेकेंडरी ट्रांसमिशन, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे स्टार डेल्टा हो जाती है लाइन। फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो यहाँ पे भी लाइन जो होगी वो स्टार डेल्टा ही होगी। इसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में बात किया जाए तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में लाइन जो होती है वो डेल्टा स्टार होती है, जिसे 3 फेज 4 वायर, इसी पर कंज्यूमर का लोड रहता है। ओवरऑल कहा जाए तो प्राइमरी ट्रांसमिशन में सिर्फ डेल्टा स्टार वाइंडिंग और सेकेंडरी ट्रांसमिशन में डेल्टा स्टार वाइंडिंग होती है। बाकी दोनों सेकेंडरी ट्रांसमिशन और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन पर स्टार डेल्टा वाइंडिंग होती है। तो इसको भी आप सब जरूर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर, कि एक कुंडली को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज आपूर्ति से जोड़ा गया है और यह 10 एम्पियर की धारा लेती है। कुंडली में 1000 वाट की हानि होती है, तो कुंडली की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज है 200 वोल्ट और करंट जो है वो 10 एम्पियर है, प्रतिबाधा पूछा गया है। तो Z = V/I हम कर देंगे। वोल्टेज जो है वो 200 और करंट जो है 10, ये इससे मारा जाएगा, कितना हुआ 20। अब ये रेजिस्टेंस भी एक प्रकार का ये इम्पीडेंस जिसे हम प्रतिबाधा कहते हैं, यह भी एक प्रकार का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस होता है। इसमें एक्सएल और एक्ससी भी इंक्लूड होते हैं, वो भी रेजिस्टेंस होते हैं। कहने का मतलब है कि इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस एक्सएल होता है और कैपेसिटिव सर्किट में रेजिस्टेंस एक्ससी होता है, और इसके बाद आर, ई तीनों को मिला करके टोटल रेजिस्टेंस जेड बनता है। तो इसका भी मात्रक ओम ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी 20 ओम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, आप सभी की डिमांड थी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सर लाइए, तो हम आपके बीच ये सीरीज को फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ आप सब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब ज़रूर पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। तो चलिए, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।